नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। जन्म कुंडली में आज हम बेहद महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक प्रकरण को लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के आधार पर पिता और पुत्र के पारस्परिक संबंध को कैसे जानें। प्रत्येक पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र गुणों में उसके समान हो और उसका नाम आगे बढ़ाने वाला, उसकी बातों को मानने वाला हो, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला हो और कर्तव्यनिष्ठ हो। ये सभी पिता की इच्छा रहती है कि ऐसी संतति होनी चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे कि पिता और पुत्र का पारस्परिक संबंध कैसा होगा। क्या उनमें आपस में एक अच्छा व्यवहार होगा या उनमें शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा, या पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी तेजस्वी होगा अथवा पिता से भी अधिक तेजस्वी होगा अथवा पिता से कम तेजस्वी होगा। इन सभी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, आज की इस क्लास में रहने वाली है। तो अवश्य देखें और ये महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक जो सूत्र हैं इनको आत्मसात कर ली। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रण को। यहाँ पर मैंने एक कुंडली का प्रारूप है जो ब्लैंक है, खाली है, और एक मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर रखी ताकि कुछ समझाना हो तो वहां पर स्पष्ट रूप से आप समझ सकें। देखिए, पिता की जन्म कुंडली में जो पिता का लग्न है, उस लग्न से जो 10वीं राशि आएगी, जो भी लग्न है, यहाँ पर मेष लग्न है, किसी का वृषभ लग्न हो सकता है, मिथुन लग्न हो सकता है, कन्या कर्क लग्न हो सकता है, सिंह लग्न हो सकता है, कन्या लग्न हो सकता है, मीन लग्न, इस तरीके से 12 में से कोई भी लग्न हो सकता है। आपको करना क्या है, उस पिता के लग्न से जो 10वीं राशि बैठेगी, जो 10वां घर है, वहां पर जो भी अंक लिखा हुआ है, जैसे मेष लग्न में 10वीं राशि मकर, यदि मकर लग्न उसकी संतान अर्थात उसके पुत्र का लग्न हो तो पिता के समान ही गुणवान, उसके समान ही बुद्धिमान का पुत्र होता है। तो पिता के सदृश ही पुत्र होगा यदि पिता के लग्न से 10वीं राशि पुत्र की लग्न राशि हो। आगे समझिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये पिता का लग्न है, पिता है, और यहाँ मान लेते हैं ये पुत्र है। यहाँ पर मेष लग्न, और यदि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो ये पुत्र का हो जाएगा, मकर लग्न। तो यहाँ पर ये दोनों में समानताएं बहुत अधिक मिलेंगी, गुणवान होंगे, पुत्र पिता के समान गुणवान देखा जाता है। यदि पिता के दूसरे, तीसरे, मैं नोट कर देता हूं, पिता के दूसरे, पिता के तीसरे और नवम और एकादश भाव, नवम भाव, एकादश भाव में जो राशि है वह पुत्र की जन्म लग्न राशि हो। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, यदि जिस तरह से मेष लग्न है तो मेष लग्न है पिता की में, अगर पुत्र की भी यहाँ पर वृषभ, दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि हो यहाँ पर, या फिर मिथुन हो, या फिर धनु हो, या फिर कुंभ हो 11 नंबर, ऐसी स्थितियां हों 2, 3, 9, 11,
दूसरा भाव, तीसरा भाव, नवा भाव और एकादश भाव। इन भावों में जो राशि हो पिता की कुंडली में और वह पुत्र की कुंडली में लग्न बनता हो उनमें से किसी में से भी, तो आप ये कह सकते हो कि जो पुत्र है वो पिता के अधीन रहता है। पिता ने कह दिया बेटा इधर चलोगे, तुमको पूर्व दिशा में जाना है, तो वो पूर्व दिशा में जाएगा, आज्ञाकारी होगा, आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। पिता की आज्ञा का पालन ऐसी स्थिति में वह पुत्र अवश्य करता है। पुत्र का अर्थ संतान से है, संतान जो भी उसकी संतान है वह ये कार्य करेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि पिता की जो षष्ठमी राशि है, जो छठी राशि है, षष्ठ भाव है, उसमें जो राशि है और जो अष्टम भाव में बैठी हुई राशि है, यदि ये किसी के पुत्र की जन्म लग्न हो, जैसे कि अगर मेष है, हम यहाँ मेष मानकर चल रहे हैं इस समय, तो यहाँ पर यदि कन्या राशि पुत्र की, कन्या लग्न पुत्र की हो या फिर वृश्चिक लग्न पुत्र की, तो ऐसा पुत्र अपने पिता का शत्रु होता है, उनके विचार नहीं मिलते, उनके विचार नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पर मेष लग्न की यदि कुंडली है तो वहां पर कन्या छठे घर की राशि हुई, वृश्चिक आठवें घर की राशि, और यदि ये उसकी संतान यानी कि उसकी जो पुत्र है उसकी लग्न होती है, कन्या लग्न हो या फिर वृश्चिक लग्न हो, तो यहाँ पर पिता पुत्र में अनबन रहती है, उनके आपस में विचार नहीं मिलते, शत्रुतापूर्ण व्यवहार उनमें देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पिता के द्वादश भाव में, अब देखिए जैसे कि ये पिता की कुंडली, इसके द्वादश भाव में जो राशि है, अगर पुत्र का जन्म उसमें हो, अगर यहाँ पर मानकर चलिए जैसे मेष है तो यहाँ पर ये हो पुत्र की जो मीन राशि है, मीन लग्न हो जाए और इसकी 12वें भाव की राशि है, जब ऐसी स्थिति होती है तो पिता और पुत्र में उत्तम स्नेह नहीं रहता, एक दूसरे के प्रति उनमें स्नेह का भाव नहीं होता, उस स्नेह का भाव का व्यय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मन में वो भावना ही नहीं आती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पिता और पुत्र की कुंडली का विश्लेषण करो और देखो कि उनमें कैसे वैचारिक मतभेद है, तो आप इसको अवश्य विश्लेषित कर लें। आगे देखते हैं कि यदि पिता की कुंडली का जो छठवां भाव है या आठवां भाव है, उनके जो अधिपति हैं वो पुत्र की कुंडली में बैठा हो। अब मानकर चलिए यहाँ पर बुध, यहाँ पर ये क्या है, इसके अधिपति कौन हुए, तो बुध हुए, के अधिपति कौन हुए, मंगल हुए। अगर मानकर चलिए ये जो हमने अभी बताई छठे आठवीं 12वीं ये राशियां बताई, अगर ये भी नहीं है, मानकर चलिए कोई और भी राशि है, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 नंबर है, 7 नंबर का कोई संबंध नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पर बुध आकर बैठ जाए या फिर यहाँ पर मंगल आकर बैठ जाए, क्यों, क्योंकि पिता की कुंडली में ये अष्टमेश और षष्ठेश हैं, यदि इनमें से कोई भी आकर पुत्र की लग्न में आकर बैठ जाए तो पिता से पुत्र पिता से पुत्र विशेष गुणवान होता है, पिता से ज्यादा पुत्र गुणवान मिलेगा। यदि पिता के षष्ठेश और अष्टमेश पुत्र के लग्न में आकर बैठ जाएं तो वहां पर जो पुत्र होगा वो विशेष गुणवान होगा, किससे, पिता से अधिक। ये आपको ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, तो जैसे कि एक नियम है, पिता की कुंडली के आधार पर ही हम देखते हैं कि यदि यहाँ से संतान भाव अर्थात पुत्र या संतान को हम देखेंगे लग्न से पंचम, लग्न से पंचम, तो लग्नेश तो वो स्वयं हो गया और पंचम उसकी संतान हो गई, तो लग्नेश की दृष्टि जब पंचमेश पर पड़े, जैसे कि यहाँ पर मंगल हो गए लग्नेश,
और इनकी दृष्टि जब सूर्य पर पड़े जो कि पंचमेश है, और पंचमेश की दृष्टि लग्नेश पर पड़े, मतलब एक दूसरे से साथ में हो तब ही पड़ेगी, या फिर लग्नेश और पंचमेश के ग्रह में हो, जो लग्नेश है वो उठकर कहाँ आ जाए, वो इस भाव में आकर बैठ जाए। तो लग्नेश पंचमेश के घर में हो और पंचमेश कहाँ हो जाए, पंचमेश नवमेश के घर में चला जाए, पंचमेश यहाँ चला जाए। ठीक है। अगर ये भी स्थिति नहीं बनती है तो फिर देखिए कि जो पंचमेश है वो नवमेश के नवमांश में हो, जो पंचमेश है वो नवमेश जो नवम भाव है, इस नवमेश यानी कि बृहस्पति के नवमांश में जो हो, बृहस्पति के नवमांश में कौन, पंचमेश मतलब सूर्य हो। तो नवमांश कुंडली बनाओगे तो नवमांश में बृहस्पति कहाँ बैठे, तो बृहस्पति के नवमांश में सूर्य बैठे। धनु राशि, धनु का नवमांश हो उसमें सूर्य बैठ जाए, या फिर मीन नवमांश हो उसमें सूर्य बैठ जाए, तो ये ध्यान रखना है। और जो नवमेश है वो पंचमेश के स्वांश में जाकर बैठ जाए, वह पंचमेश के जो सूर्य है उसके में बृहस्पति अगर बैठ जाए उसके भाव में, सिंह राशि में, सिंह स्वांश में। ऐसी स्थिति जब भी बनेगी तो आप निश्चित रूप से ये कह सकते हो कि उस व्यक्ति का जो पुत्र है उसका आज्ञाकारी होगा, उसकी सेवा करने वाला होगा। तो बहुत ही आज्ञाकारी और सेवक वह पुत्र रहता है, हमेशा पिता को प्रसन्न करने वाला वह पुत्र कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और विशेष नियम है उनको भी देख लेते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के अंतर्गत जो पंचम स्थान है उसमें लग्न के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति आकर बैठ जाएं, जैसे कि बृहस्पति आकर बैठ जाएं और मंगल आकर बैठ जाएं पंचम भाव में, या फिर पंचम भाव के अधिपति और जो सूर्य हैं वह आकर बैठ जाएं और मंगल आकर बैठ जाएं मेष लग्न की कुंडली में। लग्नाधिपति त्रिकोणाधिपति यदि पंचम भाव में ही आकर बैठ जाएं और इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, मैं बता देता हूं कैसे, जैसे कि यहाँ पर मंगल विराजित हो जाए, यहाँ पर सूर्य विराजित हो जाए, अस्त नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए। ऊपर से इनके ऊपर शुभ ग्रह, अब शुभ ग्रह कौन है, तो शुभ ग्रह यहाँ पर मानकर चलिए किसी गुरु बैठे तो 1 2 3 4 5 शुभ ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि आ गई, शुभ ग्रह बृहस्पति की इनके ऊपर दृष्टि आ जाए, तो ये जो स्थिति है ये केवल एक राजयोग ही नहीं, राजयोग तो है ही मतलब, बल्कि ऐसे व्यक्ति के पुत्र आदि जो संतान है वे बहुत ही सुशील, सुखी, उन्नतिशील और पिता को सुखी रखने वाली होती, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत विशेष सूत्र। यदि गुरु बृहस्पति की लग्नेश और पंचमेश एक साथ पंचम में बैठे हुए हों और उन पर दृष्टि हो, गुरु की हो सकती है, शुक्र की भी हो सकती है, और शुभ बुध की दृष्टि भी अच्छी मानी जाएगी, और शुभ चंद्रमा की दृष्टि भी, बुध अकेले हैं तो शुभ माने जाएंगे, और उनके साथ अगर चंद्रमा है, शुभ शुभ चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, यदि उसकी भी दृष्टि है तो अति उत्तम, विशेष योग है। उस व्यक्ति की जो संतान है वो सुखी रहती है, उन्नतिशील होती है, नाम उसका आगे बढ़ाने वाली होती है, पिता की सेवा और उसको सुख प्रदान करने वाली होती है। लेकिन यदि षष्टेश, अष्टमेश और द्वादेश पाप ग्रह और दुर्बल होकर पंचम स्थान में बैठे, अगर यहां हम देख लेते हैं कैसे, ये नियम आपने समझ लिया, लेकिन इसके विपरीत यदि षष्ठ भाव के अधिपति, अष्टम के अधिपति, द्वादश के अधिपति जैसे बृहस्पति यहाँ पर मेष लग्न की, लेकिन यहाँ पर जैसे कि बुध हैं, अगर वो पीड़ित होकर यहाँ पर आकर बैठ जाए, इस भाव पंचम में बैठे,
कोई पाप ग्रह पंचम में आकर बैठ जाए, मानकर चलिए शनि बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, तो यदि ये ऐसे बैठे तो ऐसे स्थानों पर जो जातक अपने संतान के रोग ग्रसित होने के कारण, संतान को कोई रोग हो जाता है और उससे का जो पिता है उसके कारण के ये तो बीमार ही रहता है, इसको रोग रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उससे शत्रुता रखने लगता है मन में। संतान के असभ्य व्यवहार के कारण अथवा संतान मृत्यु के कारण वह पीड़ित मिलता है, संतान रोगग्रस्त हो सकती है, संतान की मृत्यु हो सकती है। अगर ये भी कुछ नहीं होता है तो संतान जो होगी वह उसकी बात मानने नहीं वाली होगी और इस वजह से उनकी असभ्यता के कारण वह पीड़ित होता है। या आप देख लीजिए, दृष्टेश अष्टमेश और द्वादश यदि पंचम भाव में बैठे, कोई पाप ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए तो और भी निकृष्ट फल देने वाली स्थिति आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जो कुंडली है उसमें पंचमेश पंचम में ही हो, जैसे यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश सूर्य है और वह सूर्य पंचम भाव में ही बैठे हो, तो पंचमेश पंचम में हो, अगर यह स्थिति भी नहीं है तो लग्न पर दृष्टि जो हो, उनकी लग्न पर दृष्टि रखते हो, जो पंचमेश हैं कहीं भी बैठे हो, मान के चलिए किसी ऐसे भाव में बैठे हो जैसे उन पे लग्न पर उनकी दृष्टि पड़े। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, पंचमेश यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये स्थिति मेष लग्न में लग्न को देखने वाली नहीं बन पाएगी, तो इसलिए मैं इस अथवा वाले को तो हटा ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, इसलिए हम यही सूत्र को रखेंगे। अन्य के लिए हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि मेष लग्न में सूर्य के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वह नीच के हो जाएंगे कहाँ पर, सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव में बैठेंगे तभी लग्न को देखेंगे, इसलिए वो तो स्वयं नीच के हो जाएंगे, नीच स्थिति में आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो लग्नेश हैं वो पंचम में अगर हों, के साथ ही अगर लग्नेश पंचम में हो तो पुत्र जो होगा वो आज्ञाकारी होगा और अपने पिता का बहुत ही प्रिय होगा, अगर ये स्थिति होती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितना ही पंचम स्थान को लग्न शुभ संबंध होगा, पंचम स्थान से लग्न का अच्छा संबंध होगा, अब ये दोनों मित्र हैं, अच्छा संबंध है, और अगर शुभ ग्रह और इनको देखने लग जाए तो विशेष संबंध हो जाएगा, उतना ही पिता और पुत्र का संबंध उत्तम और घनिष्ठ होगा, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जान सकते हैं, जैसे कि यदि जो पंचमेश हैं, जो पंचमेश हुए वो यदि छठे भाव में चले जाएं, या फिर पंचमेश चले जाएं अष्टम भाव में, इस भाव में बैठ जाएं, या पंचमेश चले जाएं द्वादश भाव में, इस भाव में बैठ जाएं, और इस स्थिति में ये तीन स्थितियां आपने देखनी, या तो पंचमेश छठे भाव में चले गए, या अष्टम भाव चले गए, या फिर द्वादश में चले गए, और अगर इन पर इसमें जो मंगल हैं जो लगने से उनकी दृष्टि न पड़ती हो, ध्यान रखिए उनकी दृष्टि में ये नहीं आते हो, जहां भी पंचमेश बैठा हो लग्नेश की दृष्टि में नहीं आता हो। अब लग्नेश पिता है, पंचमेश कौन है, उसका पुत्र है, पुत्र पर नजर नहीं अगर पिता की, तो क्या होगा, तो पिता पुत्र का जो संबंध है, अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि वहां पर जो पंचमेश है, जो पंचमेश है वह कहाँ चला जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, इनमें से किसी भाव पर, लग्नेश की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती हो, और मंगल और राहु की भी दृष्टि उन पर नहीं पड़ती हो। अब लग्नेश तो मंगल है, तो यहाँ पर ये सूत्र भी काम हो गया, राहु की दृष्टि भी नहीं पड़ती हो, ऐसी स्थिति में पिता और पुत्र का जो संबंध है उत्तम होता है। ध्यान रखिए, बस लग्न की दृष्टि, मंगल की दृष्टि या राहु की दृष्टि पंचमेश के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, और पंचमेश 6, 8, 12 में से कहीं पर भी बैठा हुआ हो, तो उनका जो संबंध है वह उत्तम संबंध होता है, विशेष सूत्र उत्तम संबंध होता है। कभी आप कहो कि पंचमेश छठे भाव में चला गया तो ये तो खराब हो गया, ध्यान रखना है लग्नेश की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि
पंचमेश पर न पड़े और पंचमेश 6, 8, 12 में से अगर किसी भी भाव में बैठा है तो वह पिता पुत्र के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। आगे यदि पंचमेश 6, 8 और 12 स्थान में हो और उस पर लग्नेश मंगल और राहु की दृष्टि भी पड़ती हो, अब देख लीजिए, अभी बताया दृष्टि न पड़ती हो, लेकिन अगर लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही हो, अगर लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही हो, जैसे कि यहां बैठे हैं और लग्नेश यहां बैठ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरी दृष्टि पड़ेगी। मान के चलिए यहां बैठे हुए हैं पंचमेश, पूरी दृष्टि पड़ेगी। तो राहु की दृष्टि पड़े तो पिता और पुत्र के बीच में जो पुत्र है वो पिता से क्या करता है, घृणा करता है। और अब कभी कभी देखा होगा अपने पिता को, बहुत से लोग देखे हैं आपने, वो गालियां भी देते हैं, तो गाली गलौज करने तक से वो बाज नहीं आ पाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाए तो ध्यान रखिए, विशेष नोट कर लीजिए इस बात को कि यदि पंचमेश 6, 8, 12 भाव में कहीं भी बैठे और लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो अथवा राहु की दृष्टि पड़ रही हो पंचमेश पर, तो पुत्र पिता से घृणा करेगा और घृणा इस कदर करेगा कि वह उसको गाली तक अपशब्द ही कह सकता है। आगे देखते हैं कि यदि जो बुध और गुरु और शुक्र, ध्यान दीजिए, कोई भी कुंडली हो सकती है, यहां पर मेष लग्न है, 12 लग्न में से कोई भी लग्न हो सकती है, शुक्र आपके लिए सभी में समान रूप से हैं, लेकिन जहां पर नीच कुछ स्थितियां स्वयं आप देख सकते हो विचारने, जैसे कि हमने मेष लग्न में देखा कि पंचम, एक सूत्र था कि पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि लग्न पर पड़े तो वहां क्या होगा, अच्छा फल होगा। लेकिन वहां पर अगर हम पंचमेश को सप्तम में लेकर जाते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं, तो वहां पर अच्छा फल नहीं देगा, खराब फल हो, ये आपको देखना होगा, स्वयं भी सूत्रों का विश्लेषण करना होगा। कॉमन में देख लेते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है जैसे मेष लग्न की कुंडली को दिया, ऐसे ही आगे प्रत्येक लग्न की कुंडली में इस बात का विश्लेषण भी हम करेंगे। यदि बुध, गुरु और शुक्र पंचम स्थान में हो या पंचम स्थान की जो राशि है, पंचम स्थान की जो राशि है वहां पर कहने का अर्थ है पंचम स्थान में 2 लिखा हुआ हो या पंचम स्थान में 7 लिखा हो, मतलब शुक्र की राशि, या फिर पंचम स्थान में 3 लिखा हो, या फिर पंचम स्थान में 6 लिखा हो, या पंचम स्थान में 9 लिखा हो, या पंचम स्थान में 12 लिखा हो। कहने का अर्थ है कि पंचम स्थान के 3 स्वामी हो सकते हैं, बुध, गुरु और शुक्र, इनकी राशियां हो, मतलब ये पंचमेश हो इनमें से कोई भी, तो इनमें से कोई भी पंचमेश हो तो संतान सदा पिता के साथ रहने वाली होती है और उस संतान पार्जित धन से सभी सुखी रहने वाले हो। जो संतान है वो हमेशा सुख देने वाली होती है। यदि पंचमेश शुक्र हो, पंचमेश बृहस्पति हो, पंचमेश बुध हो, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। देखिए, जो किसी जातक की कुंडली में हम देखें तो बहुत सारे ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें ये जो सूत्र हैं फलित हुए हैं और उसी के आधार पर ये नियम भी बने हैं। आप भी अपनी कुंडली पर, अपने संतान की कुंडली पर, अपने पिता की कुंडली पर इनको देखिए, विश्लेषण कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए भी आप पर ये सूत्र कितने सटीक और सही रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर एक नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।